चलो बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सीबीएसई क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बोलो, ठीक है, टेंशन मत लो, आपका आवाज नहीं आने वाला। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो मेरे देश की धरती बहुत महान है, भारत। भारत में कनाद, महर्षि कनाद, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि दुनिया में की जो सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो किससे बनी थी? पदार्थ से। और हर एक पदार्थ परमाणु से बना था। इसी को बाद में वर्ड्स को चेंज करके अच्छे से रजिस्टर करके बोला गया एटम, और पदार्थ को कहा गया मैटर। तो महर्षि कनाद ने कहा हर एक चीज दुनिया में मैटर की बनी हुई है, मतलब पदार्थ। और हर एक पदार्थ जो है वो सबसे छोटे कण से बना हुआ है, जिस कण का नाम होता है परमाणु। पदार्थ का मतलब ही डाल्टन ने दूसरे शब्दों में बताया। डाल्टन ने क्या कहा? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। वैसे तो हमको अभी पता है कि एटम को डिवाइड हम कर सकते हैं, न्यूक्लियस को भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर भी डिवाइड और कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ये थियरी बहुत चलती थी, ठीक है, कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम विच इज इनडिविजिबल। हमारे फिजिकल फोर्स से वो इनडिविजिबल है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। हम एटम तक डिवाइड कर सकते हैं, उसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। ये कहा था डाल्टन ने। तो ये दोनों थियरी एकदम सेम है। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय मैटर। व्हाट इज मीन बाय मैटर? पदार्थ का मतलब क्या है? एंड हैज मास। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर, है कि नहीं। और एटम्स को डिफाइन कर सकते हैं आप, बोलो, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल फंडामेंटल, राजाधिराज नहीं, बस इतना ही। इंडिविजिबल, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल फंडामेंटल पार्टिकल that constitutes matter, that constitute, चंद इतना डीप में नहीं लिखते, पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम। हर चीज का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा, सबसे छोटा जो आगे इंडिविजिबल है, उसको हम कहेंगे एटम। अब एटम्स जुड़ जुड़ के आयंस बने। आयंस दो टाइप के होते हैं, एनायन, कैटायन। न्यूट्रल आयंस होते हैं नहीं। जब एनायंस और कैटायंस मिक्स हो जाते हैं तब बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाएंगे, कंपाउंड्स ज्वाइन होके चीजें बनाएंगे। अलग अलग कंपाउंड एक साथ में आके चीजें बनाते हैं। तो हम भी एटम से बने हुए हैं। मेरा ग्लव्स एटम से बना है, मेरे बाल एटम से बने हैं, ये बोर्ड एटम से बना है, ये इंक मैं जिससे लिख रहा हूं ये भी एटम से बना है, मेरा ब्लड एटम से बना है, हर सेल एटम से बना है, मेरा डीएनए भी एटम से बना है। डीएनए के अंदर का क्या रहता है? आरएनए एटम से बना हुआ है, प्रोटीन एटम से बना हुआ है, उसको और तोड़ोगे तो फिर भी एटम मिलेगा। तो सबसे छोटा पार्ट जो इंडिविजिबल है वो क्या है? एटम है।
इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए इस चैप्टर में कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, कुछ लॉज दिए गए हैं। उसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल रिएक्शन क्या आपने सीखा है? देखते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? आपको केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें फर्क पता होगा। केमिकल से कंपाउंड बनेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज से जिस जो मिक्स होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस आपने पिछले साल देखा है। जो केमिकली कंबाइंड होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, जो फिजिकली मिक्स होता है उसको बोलते हैं मिक्सचर, है कि नहीं? सुना होगा ना, कम से कम थोड़ा तो याद होगा छुट्टियों के बाद। तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं। सपोज A प्लस बी एक C बनाएगा, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। A प्लस बी C प्लस D बनाएगा, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। AB प्लस CD AD प्लस BC बनाएगा, ये एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। AB टूट के A प्लस बी बनाएगा, ये भी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इसमें हर एक चीज जो कंबाइन हो रही है वो क्या है? कंपाउंड है। ये कंपाउंड मिक्स होके अलग कुछ बना रहा है। A प्लस बी मिक्स होके कुछ अलग बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं, कुछ अलग ही बन रहा है ना? मैंने हाइड्रोजन ले लिया, बम फूटता है ना हाइड्रोजन, पॉप साउंड करता है। जब हम सोडियम डालते हैं पानी के अंदर तब वो पानी के साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, उसको अगर हम आग लगाए तो पॉप साउंड निकलता है, पता है ना? मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है, कंबस्ट होता है, डायरेक्ट फूट जाता है, भुप, है ना हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन मदद करता है जलने के लिए, फ्लेमेबल है ना, वो जलने के लिए मदद करता है, ठीक है? ऑक्सीजन के बिना जल ही नहीं सकती कोई चीज। कोई शक किसी को है ना? ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकती कोई चीज। विदाउट ऑक्सीजन जलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? बोलो। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अगर बिना ऑक्सीजन के जलाए तो मतलब वो जलना नहीं होता, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। तो ऑक्सीजन मदद करता है बर्निंग को, जलने के लिए। अगर मैं अब दोनों को केमिकली कंबाइन कर दूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, क्या बनेगा? पानी, H2O, जो कि हम आग पे डाल के आग बुझा सकते हैं। पूरे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है कि नहीं? मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, जब भी कोई दो कंपाउंड केमिकली मिक्स होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज सीखने के लिए हमको सीखना पड़ेगा वो कौन से एटम से बना हुआ है, कितने एटम से बना हुआ है, उसका वेट कितना है, वो कौन से रेशो में कंबाइन हो रहा है, कौन से प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है। इससे भी तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जैसे O2 सांस लेते हैं ना हम, ओजोन की सांस ले सकते हैं क्या? O3 कुछ काम का नहीं है, हम सांस नहीं ले सकते ओजोन में, है ना? ओजोन के हम सांस नहीं ले सकते, वी कैनॉट इनहेल ओजोन, हमारे बॉडी को कुछ बेनिफिशियल नहीं है। बट ऑक्सीजन O2 हम इनहेल करते हैं। बहुत डिफरेंस आ जाता है O2 और O3 में। तो जरूरी है हर एक एटम की जानकारी होना कि कितने एटम हैं, क्या इससे कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स रेशो में कंबाइन होता है क्या, H2O बनने के लिए हमेशा क्या दो ही हाइड्रोजन लगते हैं और एक ही ऑक्सीजन लगता है, क्या उनका वेट भी सेम होता है कि अलग अलग वेट के हाइड्रोजन कंबाइन हो सकते हैं? हाँ होते हैं ना भाई, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ऐसे 3 होते हैं ना इसके आइसोटोप्स। तो क्या आइसोटोप्स भी मिक्स होके सेम पानी ही बनाएगा? ये सब आता होगा ना दिमाग में कि नहीं आता है? नहीं आता है कभी दिमाग में? पानी पीते वक्त सोच नहीं रहे हो H2O पी रहे हो या H3O पी रहे हो? सोचने दिमाग में नहीं आता क्या? ठीक है, बट जरूरी है अगर हम साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहते हैं तो जरूरी है ये जानना कि इन चीजों के पीछे का साइंस क्या है। तो वो साइंस जानने के लिए सबसे पहली स्टेप है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जानना। ये कंबाइन
किस तरीके से होते हैं, किस प्रोपोर्शन में होते हैं, बाय मास सेम होता है क्या, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यहां पे लिख देता हूं, इस साइड जो भी है वो है रिएक्टेंट्स। ये जितने आपको ए प्लस बी, ए बी प्लस सी डी, ए बी, ये सभी कहते हैं रिएक्टेंट्स। इनको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कोई संबंध है, क्या वो भी प्रोपोर्शन में होते हैं, क्या हमेशा ए प्लस बी ही होता है, क्या ए प्लस सी नहीं हो सकता, ये भी हमको चेक करना है। हो सकता है तो क्या उसका भी प्रोपोर्शन सेम है। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज हमको सीखना है, हमारा पोर्शन कितना है। हमको अगर इस चीज के बारे में सीखना है तो हमको हमारा पोर्शन पता होना चाहिए। पोर्शन कैसे पता चलेगा, बहुत बारीक से स्टार्ट करेंगे, एटम से। तो एटम से स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहां से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह है हमारा पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो पहला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर। लॉ ऑफ ये अच्छे से लिखो क्या, कर्सिव कर्सिव बहुत हो गया है ना, इंग्लिश मीडियम वाले। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का मतलब ही मैटर है, ऐसा बोल सकता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता, मुझको बताओ ऐसी कोई चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसके पास मास नहीं है, बोलो। वैक्यूम स्पेस ऑक्युपाई करता है, हाँ? आप गलत फहमी में हो, स्पेस वैक्यूम नहीं है, कम मॉलिक्यूल है स्पेस में। स्पेस इज नॉट वैक्यूम, ठीक है, बट कंसेप्ट सही है। ठीक है, स्पेस वैक्यूम है, बट वो ऑक्युपाई नहीं करता, वो स्पेस वैक्यूम कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। अब तक थियरी के हिसाब से वही सही है, स्पेस वैक्यूम कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। तो क्या कोई चीज अगर स्पेस ऑक्युपाई करे तो उसको मास होना जरूरी है, ये क्वेश्चन है। अब तक हमारे सिलेबस में हमने जितना पढ़ा है इसके हिसाब से जो भी स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसके पास मास होगा, और जिसके पास मास होगा वो स्पेस जरूर ऑक्युपाई करेगा, अब तक की थियरी के हिसाब से है। हमने रिसर्च लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, हमको उतना नहीं पढ़ना है अभी। हम इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए जो भी चीज स्पेस ऑक्युपाई करेगी उसको मास होगा, जो भी चीज जिसको मास है वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी। फिलहाल के लिए हम इतना जान लेते हैं, आगे रिसर्च के लिए हम पढ़ते रहेंगे। तो मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कह सकता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेस भी कह सकता हूँ। ठीक है, ये क्या था, ये एक्चुअली देखो एंटोन लवाइजर, इन्होंने, ये साइंटिस्ट है जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शंस की खोज की थी। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा, मैटर इज कंजर्व्ड। जब भी ये वर्ड आए कंजर्व्ड, आपको कुछ याद आ रहा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिखाया है ना। उसके अंदर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो मैटर इज कंजर्व्ड, मैटर का कंजर्वेशन में क्या होगा, मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई मैटर क्रिएट नहीं होगा केमिकल रिएक्शन में। ये इसका पहला है, इन अ केमिकल रिएक्शन, ये ब्रैकेट में लिखता है, इन अ केमिकल
रिएक्शन, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स that in a chemical reaction the total mass of product is equal to total mass of reactants. Total mass of product, chemical reaction की बात हो रही है, product मतलब क्या, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वो कंपाउंड, उनको प्रोडक्ट कहते हैं। सही है क्या, गलत है ना भाई, क्या है, जो बनता है, जो बनता है, जो केमिकल रिएक्शन के बाद में कंपाउंड बनेगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जागो, आंखें खोलो। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है वो कंपाउंड। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। सेम है दोनों का मतलब, जितना मास प्रोडक्ट का उतना मास रिएक्टेंट का, कोई नया मास नहीं बना, सारा मास कंजर्व्ड है। बोलोगे सर कुछ उड़ के चले जाता है, अरे उसका भी मास पकड़ते हो, गैस उड़ के गई ना, उसको पकड़ो, उसका भी मास गिनो, आएगा सेम, है ना। कोई कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन उड़ जाता है, पकड़ के रखो उसको, उसका भी मास गिनो। कोई कोई रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ के जाता है, पकड़ लो उसको, गिन लो मास। कोई कोई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, उसको भी पकड़ लो। सबका मास, अगर आप एकदम क्लोज्ड इसमें रिएक्शन करते हो तो सारा मास उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बोले कि सर जलाने से तो हल्का हो जाता है, अरे गैसेस जो उड़ गई ना उसका वजन था वो वोलेटाइल मैटर, ठीक है। अभी इट हैज बीन फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट इफ दैट 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, जो 100 ग्राम लिया है। जब इसको हम हीट करते हैं, भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3। जब मैं इसको हीट करूंगा, हीट डेल्टा, इससे डिनोट करेंगे, हीट डेल्टा इससे डिनोट करेंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मैंने ले लिया, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको बस निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम था तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उन्होंने वजन किया जो कि था 44 ग्राम। तो यहां पे उनका दिमाग में चमक आ गई, वो बोला यार कैल्शियम कार्बन 100 ग्राम था, तो जब मैंने जलाया कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम था, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम था, तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो देखो 100 मिलता है। तो उसने पता किया कि भाई उनका मास सेम है, तो क्या उनका एटॉमिक मास, क्या उनका मोलिकुलर मास भी सेम होगा। उसने दिमाग लगाया, हम भी लगाए दिमाग, लगाते हैं। बोलो, किसी को पता है तो बोलो, नहीं पता है तो भी बोलो। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ, अब मास नंबर बता दो। वेरी गुड, मैं इसका मोलिकुलर मास निकाल रहा हूं, कैल्शियम का 40, कार्बन का बताओ भाई, एटॉमिक मास 12। अरे सोचो मत, थोड़ा सा सर्च गिर्च करो, लाए हो ना। क्या ऑक्सीजन का बताओ, 16। कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, 3 है, कर लो 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 16 3 जा 48, क्या आया 100 आ गया। वेरी गुड, ये 100 आ गया, 100 डाल्टन। एटॉमिक मास नंबर नहीं कहेंगे,
इसको मोलिकुलर मास नंबर कहेंगे, मोलिकुलर मास है ये, है ना, क्योंकि मोलिक्यूल का मास निकाला है तो मोलिकुलर मास, एक एटम का निकालते तो एटॉमिक मास। इतना क्लियर है? कैल्शियम ऑक्साइड का निकालो भाई, चलो जल्दी जल्दी, 40 + 16 56 डाल्टन। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, 12 + 16 × 2, 12 + 32 44 डाल्टन। देखो ये 100 है तो 56 + 44 टोटल, मतलब अगर आप 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, 1 ही मोल है ना, जितना एटॉमिक मोलिकुलर मास होता है उतना ही अगर मैं ग्राम में चीजों को ले लूं तो उसको बोलते हैं मोलिकुलर मास, सॉरी उसको बोलेंगे मोल, 1 मोल, है ना। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं ले लूं तो मुझको 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है। थोड़ा ऊपर से जा रहा है, छोड़ो मोल को, छोड़ो मोल को छोड़ो, सीधी सीधी बात है, अगर मैं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा तो मुझको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या मैं 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा तो मुझको कितना कैल्शियम ऑक्साइड और कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? × 5 करके मिल जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 5 गुना बढ़ाता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड भी 5 गुना बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी 5 गुना बढ़ेगा। सही है? तो हमको यहां पे रेशो मिल गया, नहीं? क्या रेशो मिला भाई? देखो रेशो मिला है बाई मास। बाई मास क्या रेशो मिला है कि अगर मैं इसको सबसे स्मॉलेस्ट रेशो में करूं तो आएगा 50, सबसे 2 से डिवाइड कर देता हूं, 23 नहीं 28 22, और छोटा हो सकता है ना, 25 14 11। इसका मतलब मैं अगर 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा, लोवेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, 25 ग्राम में अगर कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा तो मुझको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 14:11 ये रेशो में, बाय मास ऑफ दिस। समझ रहे हो? यही याद रखो, ये सही है। 100 ग्राम 56 ग्राम 44 ग्राम, और ये रेशो है। 25 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दैट्स ओके? समझ गया? हमने ये मोलिकुलर मास निकाल के भी चेक कर लिया कि हाँ ये सही है। दिस इज आवर फर्स्ट रूल, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हम ये दूसरे कोई केमिकल रिएक्शन के लिए भी चेक कर सकते हैं। देखते हैं आगे एग्जांपल हम करेंगे। बेरियम क्लोराइड वाला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, ठीक है? नहीं ठीक है, जाने दो, वो वाला छोड़ दो, बहुत हो गया। सैंपल प्रॉब्लम एक ले लेते हैं, मैं सैंपल प्रॉब्लम लिखता हूं, इसी के ऊपर हम एक सैंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर सैंपल प्रॉब्लम। बहुत पसीना आ गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके ऊपर सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। न्यूमेरिकल 1, एक ही न्यूमेरिकल लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है? बोर हो जाओगे। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ इथेनॉइक एसिड। हाँ लिखना है तो लिख लो। सोडियम कार्बोनेट reacts with ethanoic acid to form sodium ethanoate।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in an experiment. 5.3 gram of sodium carbonate, here 5.3 gram of sodium carbonate reacts with 6 gram of ethanoic acid. आप सिर्फ समझ लो, ठीक है। टू फॉर्म 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट, टू 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 0.9 gram of water. Show that this data verifies the law of conservation of mass. Show that this data verifies law of कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत बड़ा है, तो एक बार क्वेश्चन आप देख लो, मुझको गिवन बताना। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, मुझको गिवन बताना। मैं क्वेश्चन रफ कर दूंगा अभी, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, आपको मुझको गिवन बताना है, ठीक है। रफ कर दूं? हाँ तो वही बोल रहा हूं मैं जल्दी जल्दी गिवन लिखो, आप मुझको गिवन बताओ। खोए हुए हो, बैठे हो, बस गिवन लिखना है आपको। अरे आपके बुक है ना Na2CO3 लिखो। CH3COOH ले लो, अच्छा है फॉर्मूला पूछ रहे तो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इथेनोइक एसिड CH3COOH, सोडियम इथेनोएट CH3COONA। लिख के दूं क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इथेनोइक एसिड CH3COOH। क्या बनाया उसने? सोडियम इथेनोएट बनाया, सोडियम इथेनोएट CH3COONA कोना ठीक है। फिर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे लिख लो ये कितना ग्राम, ये कितना ग्राम, ये कितना ग्राम, वो कितना ग्राम, ये कितना ग्राम, बस। और ये मुझको बताना है, समझे? अभी 9th में पहुंच गए हो, ठीक है। 10th में मत पूछना मुझसे ऐसे सवाल, ये आपको लर्न होने चाहिए। एक बार बता दिया, अब ये लर्न कर लो। लिख लिया गिवन? वेरी गुड। बुक है आपके पास में, बुक का रेफरेंस ले लो।
और सारा का सारा गिवन लिख दो, ठीक है, मुझको बताना है फिर से। चलो अब हम इस सवाल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सवाल क्या था। तो सवाल को अच्छे से रिवाइज करना मतलब क्या, गिवन लिख देना। तो मैंने उस क्वेश्चन का गिवन देखा। गिवन क्या था बच्चों बताओ, हमने केमिकल रिएक्शन दी गई थी। केमिकल रिएक्शन में बोला था सोडियम कार्बोनेट जब ऐड होता है इथेनॉइक एसिड में तब वो बनाता है सोडियम इथेनॉएट। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वो कितना बनाता है वो मुझको बताओ। सोडियम कार्बोनेट कितने ग्राम लिया था, 5.3 ग्राम। 6 ग्राम इथेनॉइक एसिड 8.2 ग्राम। क्या है ये, सोडियम इथेनॉएट। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला, 2.2 ग्राम। पानी कितना, 0.9 ग्राम। जी को ऐसे लिखता हूं, ठीक है, मतलब वो 9 से मैच नहीं करेगा। चलो देखते हैं क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass is always conserved, no mass is created or destroyed. The mass of reactants is equal to mass of products. So according to the law of conservation of mass, here mass of reactants बताओ मुझको is equal to Na2CO3 plus CH3COOH। कितना है भाई, 5.3 प्लस 6, 5.3 प्लस 6 कितना ग्राम हुआ, 5 11.3 ग्राम। अगर इसमें किसी को शक है, बोल रहे हैं सर ये तो 5.9 होगा, तो फिर से 5th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ाई करके आओ, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट बताओ। भाई पूरा बोलो, आप है ना सीबीएसई बोर्ड में हो, वो मार्क्स नहीं देगा। 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम। हाँ ऐसे पूरा अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। हाँ अगर इसमें चूक हुई ना खत्म। बोलो एडिशन करके 11.3 ग्राम। सो हियर mass of products is equal to mass of reactants. Thus this reaction follows law of conservation of mass. समझ में आया क्या, आया ना, सही में आया। हाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 3 लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आना बहुत जरूरी है। और एक था, ठीक है, हम उसको अब नहीं करते, वो आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डायरेक्ट जाएंगे नेक्स्ट लॉ पे। रफ करूं, वहीं पे बुक में ही क्या कर लो, पेंसिल लेके बुक में ही सब कुछ कर लो। इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं। नोटबुक में मत लिखो, नोटबुक कभी खोल के नहीं देखी जाती फिर से। बुक में ही कर लो जितना गंदगी करना है, पेंसिल लेके बुक में ही सब कुछ करना है। बुक बेचने वाले हो क्या फिर बुक पे ही करो सब पेंसिल से, ठीक है।
ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से बैठ गया दिमाग में। अगला लॉ ले लेते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डिडिंग डिडिंग। अभी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में थोड़ा उन्होंने बोला है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पता है क्या? जिससे पानी को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। ये ऐसा डब्बा लिया, प्लास्टिक का भी लिया तो भी चलेगा, ट्रांसपेरेंट चाहिए, दिखना चाहिए उसके अंदर से, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ले लो, ले लिया। अब इसके अंदर है ना एक कैथोड और एक एनोड डाल दो, कार्बन रॉड डाल दो, दो दिख रहा है क्या? कार्बन रॉड के जैसा दिख रहा है ना? देखो अलग अलग कलर का बनाया मैंने, बट कार्बन ही है, ठीक है। ये एक कार्बन रॉड है, ये भी एक कार्बन रॉड है अलग अलग कलर के बनाए हैं। अब मैं देखो बैटरी जोड़ देता हूं इसको, मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जोड़ा है। अब मैं इसको कैथोड एनोड बोल के आपको परेशान नहीं करूंगा, वो हम बाद में सीख लेंगे। अभी मैं बस आपको एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं, तो मैं ज्यादा टर्म्स नहीं बोलूंगा, ठीक है। कम से कम टर्म्स में हम ये खत्म करेंगे। मेरे को बताओ पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा? बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। सच सच लिखा है क्या मैंने? मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा जाएगा, करंट ऐसा होगा। अब क्या पानी में से करंट पास होता है? नहीं होता। प्योर वाटर में से करंट पास होता है क्या? प्योर प्योर PURE पूरे वाटर नहीं होता, ठीक है नहीं होता पानी में से। बट अगर हम, बिजली तो पास होती है ना आसमान से धरती में सर, वैसे ही अगर हम ये वोल्टेज इनफ बढ़ा दे तो बिजली यहां से यहां जंप मारेगी ऐसे। हाँ मारती है भाई, बिजली यहां से जंप मारती है, और वो इतना जंप मारेगी, इतना एनर्जी क्रिएट करती है कि H2O के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। अब मैंने वहां से करंट पास किया भाई। अब ये तो है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये है नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब जोर से करंट पास किया तो उसके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग हो गया। हाँ बट उसने मॉलिक्यूल्स एटम्स ही सेपरेट कर दिए, OH का भी सेपरेट कर दिया उसने, उड़ा दिया सबको, उसने सारे बॉन्ड तोड़ दिए। अरे बॉन्ड क्या होता है मुझको बताओ? आपको अर्थ पर से उठा के फेंक नहीं सकते, फेंक सकते हैं ना, ग्रेविटी है ना, कैसे फेंकेंगे? फिर भी फेंक सकते हैं, थोड़ी फोर्स लगाओ फेंक देंगे। सेम हम दो कंपाउंड को अलग कर सकते हैं थोड़ी फोर्स लगा के, हर एक को अलग अलग फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो, हाँ थोड़ी स्ट्रांग फोर्स होती है, बट हम उसको तोड़ सकते हैं। हाथ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि हाथ हमारे बहुत बड़े हैं ना, हाथ से तोड़ सकते थे हम अगर पकड़ में आते तो, बट हाथ में नहीं आते तो हम इस अलग अलग मेथड से तोड़ते हैं। बॉन्ड कुछ नहीं होता, एनर्जी होती है जुड़ी हुई, ऐसे पकड़े हुए नहीं रहते उन्होंने, मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसा नहीं है, एनर्जी है, फील्ड है, बस उसके पास में है, वो उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। बॉन्ड कुछ नहीं है। आपने सीखा है ना सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये पावरफुल, ये थोड़ा कम पावरफुल, सीखा तो है ना, तो उसको अलग अलग किया जा सकता है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। फिजिकली क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, हम बहुत बड़े हैं नहीं तो कर भी देते हैं मुझको बताओ अगर मून बहुत पास में आ गया तो क्या हम मून की तरफ जाएंगे? जाएंगे ना भाई, मून की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी हमको उसकी तरफ खींचेगी वो,
अरे ऐसा मून देखो, हमें ना वेटलेसनेस फील होगा अगर मून एकदम धरती के पास 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 आ रहा है तो बहुत पास आ जाएगा, क्योंकि हम पहले ही धरती से सेंटर से बहुत दूर है, तो वो डिस्टेंस बहुत दूर है 6400 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर, और मून पास में आ गया तो सपोज मून 2 किलोमीटर पे है तो आप मून पे गिर जाओगे ना नहीं गिरोगे सोच के तो देखो यार। हाँ हाँ फिर 3rd पे गो तो मून। हाँ एलन मस्क से बोले मून को इधर लेके आए, है ना, सीधा मून पे ठीक है, जाने दो, छोड़ो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गया, तो मुझको पूछना है आपसे ये सवाल, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास? इसके पास जाएगा, क्यों? वो तो पॉजिटिव है ना। हाँ तो हाइड्रोजन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कलेक्ट होगा, इधर से हाइड्रोजन बबल्स निकलेंगे, बुड़ 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 बुड़, ये कौन से है? H2। यहां से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, O2। 2 क्यों लिखा? गैस है भाई, वो गैस है, O लिखता तो गैस नहीं होता, O2 गैस होती है, H2 गैस होता है, बाइपोलर होते हैं, ठीक है, डायटोमिक होता है ना वो। तो यहां से गैस निकली, मैंने यहां से टेस्ट ट्यूब में पकड़ लिया उसको, यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकली, मैंने इसको भी पकड़ लिया, तो मुझको क्या पता चला पता है? जो यहाँ टेस्ट ट्यूब थी, यहाँ की टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने हाइड्रोजन कलेक्ट किया था, देखो टेस्ट ट्यूब को मैंने उल्टा पकड़ा है, तो मुझको इतना हाइड्रोजन मिला। सपोज यहाँ से मुझको 1 ग्राम हाइड्रोजन मिला, वेट होता है भाई हाइड्रोजन का, ऐसा नहीं होता है, होता है, कम होता है तो क्या हुआ, नेग्लेक्ट कर दोगे क्या? होता है उसका वेट 1 ग्राम, सपोज मुझको यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, तो यहाँ पे हमेशा मुझको 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। हमेशा, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, उन्होंने हर बार एक्सपेरिमेंट किया, हमेशा यहाँ पे 2 ग्राम मिला हाइड्रोजन, यहाँ पे 16 ग्राम मिलता था, यहाँ पे 5 ग्राम मिला, यहाँ कितना मिला होगा? 40 ग्राम मिला होगा, तो हमेशा यही प्रोपोर्शन में मिला। तो क्या ये मैच कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से? ये बात किसकी कर रहा है? रिएक्टेंट्स की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बात करता है रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। वो कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O बनने के लिए हमेशा प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन लगेगा 1:8, तब बनेगा H2O। हमेशा 1:8 प्रोपोर्शन बाय मास लगेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तभी H2O बना पाएगा। हाँ बोलो ना। नहीं रे भाई, समझ गया मैं। 2H2O2 चलेगा। ये ना मैं, ये देखो, ये रिएक्शन जो होते हैं ना, ये O दिख रहा है बट ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। सही में ऐसे लिखना था, एक्चुअली में ऐसे लिखना था। हाँ तो भाई बैलेंस करने के लिए तो यहाँ भी 2 बनेगा, बट है ना कैसा है, अब मुझको इजी वे में सीखना है ना, इसलिए मैंने यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ से भी 2 निकाल दिया, यहाँ से भी 2, मैंने उसको रिएक्शन को इजी वे में लिखा बस। ये बट है गैस, ये है गैस, ठीक है। हाँ हमेशा गैस O2 ही होगा, O लिखोगे तो गैस नहीं होगा, वो एटम हो जाएगा ऑक्सीजन का, बट यहाँ पे वो गैस है क्योंकि हमने केमिकल रिएक्शन में लिखा है। अलग से लिखोगे तो वो ऐसे O2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ गए बात को? क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? रिएक्टेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन a fixed proportion by mass, ठीक है। A chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass। एक केमिकल कंपाउंड में जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होंगे। लेट अस चेक देयर एटॉमिक मास। ये तो एक्सपेरिमेंटली किया हमने। अब
हम थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। हमने नहीं किया, किसी ने किया था एक्सपेरिमेंट, नाम नहीं दिया है। प्रोस्ट, प्रोस्ट, PROUST, प्रोस्ट, सॉरी प्रोस्ट, PROUST, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन रिएक्शन। मतलब क्या? ये पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सही ना? किसने निकाला था? एंटोन लवाइजर। 2 नंबर किसने दिया था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोस्ट, PROUST, प्रोस्ट। लिख दो भाई, ये लिख दो ना कहीं तो भी, वहां पे बड़े अक्षरों में। यही तो पूछते हैं MCQ वगैरह में, इसलिए मैं बार बार प्रोस्ट प्रोस्ट एंटन लेवाइजर। मुझको क्या लर्न करना है क्या सब नाम? मुझको पहले ही नाम याद नहीं रहते, कल भूल जाऊंगा, आज लिख लो। चलो लिख लिया? हाँ बस पेन ढूंढो ढूंढो, हाँ ले लो लो, उसके पास से भी मांगो। ठीक है चलो, हो गया? गुम गया क्या? है ना? ठीक है, यहां देखो, अब ये 1:8 एक्सपेरिमेंटली आया, एक्सपेरिमेंटली। तो दोनों तरीके से चीजें होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली भी, थ्योरेटिकली भी, है ना? मैथमेटिकली भी ट्रू होनी चाहिए। तो H2 का हम मास निकालते हैं, कितना है भाई? हाइड्रोजन का मास नंबर, हाँ उंगली देखो, 1। और बट 2 मॉलिक्यूल है तो कितना बनेगा? 2, है ना? मॉलिक्यूल 2 है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का, वेरी गुड। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर बताओ अब। 16। डाल्टन लिख देता हूं इसके सामने, है ना? कितना आया? हाँ, अब बोलते डाल्टन है, लिखते यू है। ऐसे ही हो। ठीक है, देखो इसको अगर मैं रेशो निकालूंगा, 8 ट्रिक्स का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो 1:8 ही आ रहा है। बाय मास, ये मत बोलना भूलना, बाय मास, प्रोपोर्शन बाय मास होता है ये। ठीक है, प्रोपोर्शन बाय नंबर ऑफ एटम्स अलग चीज है, उससे नहीं होता कुछ। प्रोपोर्शन बाय मास की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि हमको पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास एंड हैज मास, तो हम मास के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, याद रखना, नहीं तो नंबर गिनने लग जाओगे सर, 1 to 1, 2:1, नहीं, गलत है। ठीक है, बाय मास, समझ गया ये? अरे पसीने आ गए मुझको। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर कॉपर ऑक्साइड जो कि 1 क्या था वो 288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड उन्होंने ले लिया और was obtained from 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर लिया 1.03 ग्राम एंड इन एन अनदर एक्सपेरिमेंट, ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इन एन अनदर एक्सपेरिमेंट, उसने देखा कि 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड 3.672 ग्राम ले लिया। अब which gave 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन रिडक्शन, which gave
2 पॉइंट कितना था रे, 938 ग्राम ऑफ कॉपर ऑन रिडक्शन। पहले कॉपर से कॉपर ऑक्साइड मिला, फिर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिला दूसरे में। वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कर सकते हो वेरीफाई शायद। अरे भाई ये कॉपर ऑक्साइड है या कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकाल दिया तो क्या मिलेगा, तो निकालो। बोलो इसके अंदर, ये इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर कितना है भाई, कॉपर इज टू ऑक्सीजन, ये रेशो निकालेंगे हम, है ना। एक कंपाउंड में रिएक्टेंट का हमको रेशो निकालना है या फिर प्रोडक्ट का रेशो निकालो, कोई कंपाउंड का रेशो निकालना है, अलग अलग नहीं, एक कंपाउंड का। तो मैं कॉपर ऑक्साइड का रेशो निकाल रहा हूं, किसका, कॉपर ऑक्साइड में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन होते हैं, तो कॉपर और ऑक्सीजन का मैं रेशो निकाल रहा हूं। समझ में आया क्या? ओके, मुझको बताओ कॉपर कितना है, अरे दिया ही नहीं है, कहां दिया है, वेरी गुड, यहाँ पे दिया है। ये एक रिएक्शन है जिससे इसको तोड़ने पे ये बन रहा है, तो इसके अंदर जितना कॉपर है उतना ही तो मिलेगा, 1.03 कॉपर है। अब मुझको बताओ ऑक्सीजन कैसे मिलेगा भाई मुझको, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस कर दो, ऑक्सीजन मिल जाएगा, सीधी सीधी बात है ना, सही है ना कि गलत बोल रहा हूं? कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर माइनस करके तो क्या बचेगा, ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ही है ना। तो चलो भाई माइनस कर लो, मुझको बताओ आंसर, 1.288 माइनस 1.03, ये करके मुझको बताओ आंसर क्या आ रहा है। देख के नहीं होगा वो उसको करना पड़ेगा, 0. वेरी गुड। अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है इसको होल नंबर में करना है, कुछ लगाओ तिगड़म। क्या देखो मेरे को है ना, ये छोटा है ना, मेरे को इसको 1 करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरा सवाल है। अब कर सकते हो, क्या बोल रहे हो, 0.258 होगा। ओके चलो, तो मुझको 0.258 को 1 करना है, तो 1.03 क्या होगा, ये निकालो। निकाल सकते हो, मैं बताता हूँ तरीका, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, 1.03 अपॉन 0.258, है ना, ये करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3.99 आएगा। करके देख लो, आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 3.99। है ना भाई, पॉइंट हटाओ फिर डिवाइड करते बैठो, आ जाएगा, ठीक है। 3.99 को मैं 4 ले लूं क्या, जाने दो, नहीं लेता, ले लेते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4:1 ऐसे लिखता हूं, अप्रोक्स। चलो अब इसका भी देख लेते हैं, इतना समझा क्या ये आंकड़े क्या है कि बस ऐसे ही चल रहा है ना। अब इसका भी अपन कॉपर कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड कर देंगे। बोलो कॉपर इज टू ऑक्सीजन, कॉपर कॉपर ऑक्साइड ऑक्साइड करने के लिए तैयार। बोलो कॉपर कितना है, 2.938, ऑक्सीजन कितना है, कॉपर ऑक्साइड माइनस कॉपर, करके बताओ, ठीक है। बोलो कितना आएगा, दिखाए ना भाई, बोलो ना, 734 7 है ना। अब मुझको इसको 1 करना है,
तो यहां पे क्या आएगा x, x की वैल्यू ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x इज इक्वल टू 2.938 इंटू 1 अपॉन 0.734। इसका आंसर कितना आएगा? इसका भी 4:1 आया। देखो इसका भी आंसर x इज इक्वल टू 4 आया। मतलब x की जगह पे 4 पुट करेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे, x की जगह पे 4 पुट करेंगे। एज इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स, इन बोथ द रिएक्शंस, द proportion by mass of copper and oxygen are same, these reactions follow law of constant proportion। क्या बोला मैंने? बोलो बोला ना। as these reactions, बोलो भाई, यही तो सीबीएसई है। follow the same proportion। हाँ बोलो। by mass of copper and oxygen, they are following law of constant proportion by mass। मामा मास, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, आया समझ में? तो पूरा बोर्ड भर गया है। 10th में क्या होगा? बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा, है ना? ले लेंगे, मैं सही में बोल रहा हूँ, अगले साल ले ही लेंगे। बहुत हो गया, मैंने इस साल बहुत सोचा डिजिटल बोर्ड लेने का, अगले साल लेंगे। हाँ इस साल ही लेने वाला था मैं, अच्छा हुआ नहीं लिया एक्चुअली, बहुत ज़्यादा लेना देना पड़ जाता। ठीक है, रफ कर देता हूँ। डिजिटल बोर्ड अच्छा लेना सही है, अगर मैं सस्ता वाला ले लूँगा ना तो पछताऊँगा। तो उसके लिए पैसे जमाने हैं, अभी 1 साल है, देखते हैं। अगले साल ले ही लूँगा मैं। डिजिटल बोर्ड से अच्छे से पढ़ाते आता है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा मेरे को, पहले से सब लिखा होगा, क्वेश्चन विश्चन। डायरेक्ट बुक बताऊंगा मैं, लो मैंने सर्च किया तो पीपीटी आ जाएगा, एआई बता देगा, ले। मुझको यूज अच्छे से करना आता है ना, इसीलिए। हाँ ऐसा व्हाइट बोर्ड मैंने यूज ही नहीं किया, पता है, पूरी लाइफ में। पहली बार आप ही की स्कूल में किया था। मैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाता था, या फिर पेन टैप पे, इसलिए मेरे को स्टार्टिंग में लिखने को भी थोड़ा हार्ड जाता था। तो डिजिटल बोर्ड पे बहुत स्मूथ लिखे जाता है ना, इस पे भी थोड़ा तो भी ज़्यादा प्रेशर लगता है, उस पर एकदम हल्का हल्का चलता था। भाई कहाँ गया तीसरा किधर गया? एनसीईआरटी में भी नहीं है क्या तीसरा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अरे हमको तो था। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाज एक्सपेरिमेंटल लॉ। हाँ वो थर्ड जो है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो एक्सपेरिमेंटल लॉ था, उसका थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ था। द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज दैट मैटर मस्ट बी मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन फिक्स्ड होल नंबर्स ओनली। वैसे तो टुकड़े टुकड़े में नहीं ज्वाइन हो सकते, मतलब हम आधा ऑक्सीजन नहीं ले सकते, लेना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा, फिक्स्ड होल नंबर में ही ज्वाइन होंगे, होल नंबर ऑफ एटम चाहिए सिर्फ। दीज यूनिट पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेर कॉल्ड एज एटम्स। हमको जितना भी हमने पढ़ा ना उस पर से हमको यही पता चला कि फिक्स्ड होल नंबर्स में ही चाहिए। होल नंबर्स किसका? एटम्स के मल्टीपल का, एटम्स के मास के मल्टीपल में ही चाहिए। ठीक है, वेट उससे कम या ज्यादा नहीं। ठीक है, अगली बार डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे, अब तक के लिए इतना ठीक है।
अगली बार जब हम पढ़ेंगे तब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, फिर एटम, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा है। इतना जितना भी है ना हम 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे, एक लेक्चर में तो नहीं होगा। तब तक ले सिया।